नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी। रावत जी, आपका उत्तराखंड तक में बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है शिक्षा और स्वास्थ्य, और कहीं ना कहीं एक ये बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी प्रदेश की। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका विज़न क्या कुछ है, क्योंकि ये जो दोनों ही विभाग हैं आपके पास बहुत ही अहम होते हैं। तो आपका एक विज़न सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप देखते हैं दोनों ही सेक्टर में काम की। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का भी और संगठन का भी, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग दिया है। और इस विभाग में सरकार जब चुनाव में गई थी, तब हमने भारतीय जनता पार्टी का एक दृष्टिपत्र जो है लोगों के सामने रखा था, जिसको हम अपना घोषणा पत्र भी कहते हैं, जिसको हम अपने 5 साल का रोड मैप भी कहते हैं। और उसमें हमने स्पष्ट कुछ बातें स्वास्थ्य के लिए और कुछ बातें शिक्षा के लिए कही हैं। और उस दृष्टिपत्र के अनुसार हमको इन 5 सालों में काम करना है। जो 5 साल बीत गए जब हमारी सरकार थी, तो तब भी हमने अपने घोषणा पत्र के अक्षर से बातों को पूरा किया है। हमने इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहली बात ये हमने कही है कि हम देश के पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी सत्र से लागू करेगा। दूसरी बात हमने कही है कि भाई हम अपने प्रदेश में 15 बच्चों पे एक टीचर देंगे बेसिक में, माध्यमिक में हम 30 बच्चों पे एक टीचर देंगे, और उच्च शिक्षा में हम 35 बच्चों पे एक टीचर देंगे। और इसका भी हम अक्षर से पालन करेंगे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है पूरे राज्य में भी ठीक हो, और हमारे बच्चे जो कॉलेजों में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं उनको टीचर मिल जाएं, वहाँ पे सुविधाएं मिल जाएं, ये हमने कहा है। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है कि हम मेधावी छात्र जो हैं हमारे और गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति भी देंगे, हम सुपर 50 भी चलाएंगे, गरीब बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा भी देंगे। और ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की हम कक्षा 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें देते हैं, निःशुल्क बैग देते हैं, निःशुल्क जो है चरण पादुकाएँ देते हैं, और एक एक जोड़ी जो है कपड़े देते हैं। आपने एक चीज़ कही थी कि प्राइवेट जो स्कूल्स ओपन करने के लिए आपने एक ओपन कर दिया है कि जो है लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए खोलिए। तो आपको नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको थोड़ा और डेवलप करके उन पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड में 20,000 हमारे प्राइमरी सेक्टर में और माध्यमिक सेक्टर में स्कूलें हैं, और पूरे राज्य में लगभग 26.5 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। और हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जाएं। लेकिन उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा में भी और उच्च शिक्षा में भी बहुत 33 विश्वविद्यालय आज हमारे राज्य में हैं, और 5,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हमारे राज्य में हैं, और विदेशों से लेके और पूरे देश के लाखों बच्चे हमारे राज्य में पढ़ने आते हैं। और जब हम अच्छी शिक्षा देते हैं तभी लोग आते हैं। तो मैंने यही कहा है कि जितने प्राइवेट स्कूल यहाँ हैं उनसे पहली शर्त रखी है कि वो 25% गरीब बच्चों के उत्तराखंड के फ्री में शिक्षा देंगे। दूसरा, मैंने उनको ये कहा है कि आप एक एक गांव जो है गोद लीजिए ताकि वहाँ पे शैक्षिक स्तर सुधारा जाए। और तीसरा, हमने उनको कहा कि अगर उनको कोई भी दिक्कत होगी हमारे राज्य में, कहीं उनको सड़क चाहिए, कहीं बिजली चाहिए, कहीं सरकार का सहयोग चाहिए, तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर कोई रेजिडेंशियल स्कूल हमारे राज्य में आता है तो उससे राज्य की इकोनॉमी की बहुत बढ़ती है, और एक विदेशी बच्चा आने से राज्य में लगभग 16-17 लाख रुपए जो है राज्य में आते हैं। तो एक बड़ा काम ये भी है कि हम अपने राज्य की इकोनॉमी बढ़ाएं और अच्छे शिक्षा जो है लाएं। मैंने ये भी कहा जो अच्छे स्कूल हैं हमारे कि पहाड़ में भी एक एक रेजिडेंशियल स्कूल खोलें, लेकिन हम कतई इस पक्ष में नहीं हैं कि वो सरकारी स्कूलों के एवज में वो जो है काम करें। हमने एक ही कहा है कि हमारे सरकारी स्कूल में तो हम गुणवत्ता भी लाएंगे, अच्छी पढ़ाई भी देंगे, अच्छे टीचर भी देंगे,
हम तो चाहते हैं कि 100% बच्चा जो है हमारे सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी जाना चाहता तो हमारी उसके तरफ से कहीं मनाही नहीं। वो तो अभिभावकों की अपनी इच्छा होती है, बच्चों की भी। ठीक है, आपको जब ये जिम्मेदारी मिली, आपने नो डाउट इस पे चीज़ें देखी होंगी कैसा क्या चल रहा है विभाग में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसा हम पहले बात कर रहे हैं तो इसी पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आपको क्या क्या कमियां नज़र आई कि नहीं ये चीज़ होना अभी ज़रूरी है, ये भी अभी होना ज़रूरी है, तो उस एंगल से आपने क्या क्या देखा? देखिए, हम अपने राज्य में 5 बातें पहले इस 6 महीने में पूरी कर रहे हैं। जी। पहला तो यह है कि हम 100% टीचर देंगे। दूसरा यह है कि 100% बच्चों को फर्नीचर दिया जाएगा। हर स्कूल में शौचालय दिए जाएंगे, हर स्कूल में वाचनालय दिए जाएंगे, पुस्तकालय, हर स्कूल में बिजली का कनेक्शन होगा, हर स्कूल में जो है ग्रीन स्कूल बनाए जाएंगे, पानी का कनेक्शन होगा, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था होगी और बच्चों के लिए पुस्तकालय दिया जाएगा। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम स्कूल में एक ऐसा वातावरण बनाएं ताकि बच्चे और अभिभावक हमसे ये कहें कि भाई अब हमारे स्कूल जो है अच्छे हो रहे हैं। तो दिल्ली से टक्कर दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली ने कुछ किया नहीं जो कि हमने उनको टक्कर देनी है। दिल्ली में 500 तो कुल स्कूल हैं। हाँ, और हमारे पास 20,000 स्कूल हैं। मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि जितने हमारे स्मार्ट स्कूल हैं, ये जो हमारे उत्कृष्ट स्कूल हैं, वो दिल्ली क्या पूरे देश से अच्छे हैं और तभी तो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और आप 6 महीने का मुझे समय दीजिए, हम कई स्कूलों की तस्वीर यहाँ बदल रहे हैं और उसमें जनता का भी सहयोग है, सरकार का भी सहयोग है और हम सामाजिक सहभागिता की ओर जा रहे हैं कि लोग जो है सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का एक मत हो कि वह सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी होती है, वहाँ वातावरण भी अच्छा है और वहाँ जवाबदेही टीचर भी। तो जैसा आपने कहा 6 महीने का समय आपको चाहिए, तो सरकारी स्कूलों की आपने बात कही कि तमाम कमियां वहां पर आपने देखी जो कि आप आने वाले समय में यानी 6 महीने के अंदर सर अभी आप ठीक करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड तक पर ऑन कैमरा आपने वादा कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से अक्सर हम सुनते हैं पहाड़ में डॉक्टर्स नहीं होते हैं, अस्पतालों में कई सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बंद ताला पड़ा रहता है, तो ये सारी कमियाँ वहाँ पर हैं, तो किस तरह के स्टेप्स आप उठा रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि 5 लाख रुपए तक का इलाज अपने 100% जनता के लिए करता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक 5,27,000 लोगों का इलाज हम फ्री में कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड है पूरे देश का। और आयुष्मान भारत में उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है जो कि सर्वाधिक लोगों का फ्री में इलाज कराता है। दूसरा, उत्तराखंड का कोई पीएससी सीएससी कोई उपकेंद्र ऐसा नहीं जहाँ की हमने एमबीबीएस डॉक्टर न भेजा हो। आज हमारे पास डॉक्टर सरप्लस हो गए। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में जाओ 100% आपको डॉक्टर मिलेंगे। और दूसरा सच्चे है कि हमारे पास सर्जनों की दिक्कत है कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो कम हैं। अब हमने एक टारगेट किया है कि हम 6 महीने में अपने जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में 100% डॉक्टर देंगे और ताकि 90% लोग वहाँ से रेफर ना हो। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ दवाई फ्री में दी जाती हैं। 217 जांचें फ्री में हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस की व्यवस्था और जब जच्चा बच्चा हो जाएगा घर तक छोड़ने की व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारे 13 के 13 जिलों में डायलिसिस केंद्र शुरू हो गए हैं। जो डायलिसिस के मरीज हैं वो भी घर से आना और घर तक छोड़ना वो भी हमारे यहाँ फ्री है। टीबी मुक्त उत्तराखंड हम एक टारगेट रखा है हमने कि हम 1 साल में टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। उसके लिए भी हम 100% दवाई फ्री देते हैं और 500 रुपये टीबी के मरीजों को जो है अलग से जो है खाने के लिए भी देते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और अब हमने ये भी कहा है कि हर मेडिकल कॉलेज में और हर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनता को दिक्कत न हो इसलिए हम वहाँ कैमरे भी लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, और उसको डैशबोर्ड से जोड़ा जाएगा मंत्री के भी और मुख्यमंत्री के भी। एक हम बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर रहे हैं हम जिला हॉस्पिटलों में
ताकि जो हमारे कर्मी हैं वहाँ, हमारे नर्सेज हैं, हमारे डॉक्टर हैं, वो वहाँ रहें। और उनके लिए आवास की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं डॉक्टरों को, ताकि पहाड़ में कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि साहब हमको आवास की दिक्कत है। लेकिन ये ज़रूरी है कि भाई स्वास्थ्य में कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। हम एक नई ट्रांसफ़र नीति भी ला रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि डॉक्टर पहाड़ में भी रहेगा और फिर वो मैदान में भी आ जाएगा, ताकि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं पहाड़ में फंस गया हूँ तो मैं वहीं रह गया हूँ। और एक बड़ी बात ये होगी उत्तराखंड में कि हमको एम्स का सैटेलाइट कैंपस भी मिल गया है कुमाऊँ में। दूसरी बड़ी बात यह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हमको अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इस साल से हमने रन कर दिया है। 100 बच्चे का वहाँ MBBS में एडमिशन इस साल हो गया। अक्सर बच्चे ये पूछ रहे थे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज तो हो गया, ये बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। और तीसरी उपलब्धि है हमारी सरकार की कि हम पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ का टेंडर हो गया है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। तो इस छोटे से राज्य में हमारे पास 10 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये भी एक रिकॉर्ड है कि 13 जिले और 10 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं कह रहा हूँ कि 2024 के बाद उत्तराखंड में ना MD के डॉक्टरों की कमी होगी और ना सर्जनों की कमी होगी। इतने डॉक्टर हो जाएंगे हम पे कि डॉक्टर रखेंगे कहाँ, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। मतलब ये पूरी उम्मीद है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस गति से आप मतलब जिस तरह से आपको सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो नो डाउट जो तमाम तरह की शिकायतें लोग करते रहते हैं इन्हीं दोनों ही क्षेत्र से जुड़ी हुई, वो सारी जो है अब ठीक होने वाली हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं। और थोड़ा सा जैसा आपने कहा कि भौगोलिक स्थिति इस तरह की है उत्तराखंड की, तो दिक्कतें ज़रूर आती हैं। हालांकि सड़कें वहाँ पर दिक्कत देती हैं, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी की दिक्कत है। हालांकि सड़कें वो सब आपका डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन फिर भी स्कूल पहुंचने के लिए भी सड़कों की दिक्कत हो रही है। सड़कें ठीक नहीं, बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल्स के साथ भी ये दिक्कत है कि सड़कों की वजह से जो है पेशेंट नहीं आ जा पाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये सड़कों का ये सारी चीज़ें ठीक भी की जानी चाहिए? देखिए, सड़कों के क्षेत्र में वैसे तो मेरे पास डिपार्टमेंट में नहीं है, ये महाराज जी के पास है। लेकिन जब से उत्तराखंड राज्य बना, इन 20-22 सालों में मैं आपको रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड में 92% गाँव में सड़कें चले गई। और अब जो 6-7% गाँव रह गए हैं, वो इस कारण रह गए हैं कि गांव के लोग ज़मीन नहीं देते हैं, उनके खेत कट जाते हैं किसी के, तो वो अगर वहाँ का इंटरनल प्रॉब्लम है, इसलिए कहीं रोड नहीं जा रही। एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र में भारत सरकार में जब फाइल जाती है तब वहाँ से हमको वन की परमिशन मिलती है। लेकिन मैं आज आपको सामने कह रहा हूँ कि हमारी सरकार 2024 तक उत्तराखंड का कोई राजस्व गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें सड़क न गई हो। और मेरी विधानसभा में तो 100% गांव में सड़क चली गई। आपकी विधानसभा के जो लोग हैं क्षेत्र के, वो कहीं ना कहीं आपसे अब डबल उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी भी आप पे है और कहीं ना कहीं एक आशा भी आपसे कि आप करेंगे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ 6% अभी भी जो है गांव में सड़कें नहीं बनी हैं। बहुत सारी सड़कें ऐसी हम भी गिना सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि 20-20 साल से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। तो क्योंकि हम रिपोर्ट्स करते रहते हैं, जा कर देख भी रहे हैं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो सड़कों की दिक्कत लगातार बनी हुई है। और स्कूलों की हम जैसे बात कर रहे थे, तो स्कूलों में जैसे रामनगर क्षेत्र को ले लें तो वहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहाँ पर एक कमरे में बने हुए हैं, टीन शेड में बने हुए हैं, बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी की आपसे उम्मीद है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को देखिए, निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन की जब बात हम कर रहे हैं तो हम 1000 उत्कृष्ट विद्यालय अपने राज्य में अभी बनाने जा रहे हैं। और उन विद्यालयों में 5-5 टीचर होंगे। उन विद्यालयों में 100% फर्नीचर होगा, लाइब्रेरी होगी, खेल का सामान होगा। और जो 4-5 किलोमीटर रेंज के बच्चे हैं उनके लिए हम गाड़ी की व्यवस्था भी निःशुल्क कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ये दिक्कत न हो कि साहब हम स्कूल कैसे जाएं। तो ये भी हम अभी प्लान कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में हम पब्लिक डोमेन से भी सुझाव मांग रहे हैं। हम एक नंबर लॉन्च करने वाले हैं, एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं विभागों की, कि कोई भी आदमी उस पर जो है अपने सुझाव दे सकता है कि हमारे स्वास्थ्य में क्या क्या अच्छा होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं।
शिक्षा क्षेत्र में लोगों के क्या सुझाव हैं, तो हम पब्लिक ओपिनियन भी सुनने वाले हैं कि भाई लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि एक अच्छी सरकार वो होती है कि एक तरफ तो ये होता है कि हम अपनी तरफ से बोले हम ये कर रहे हैं, दूसरी अच्छी सरकार ये कही जाती है कि जनता कहे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप 4-5 महीने रुकिए और खुद ये 2 विभागों में लोग खुद ही कहने बैठ जाएंगे कि नहीं साहब अब व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। बिल्कुल 5-6 महीने बाद दोबारा आपसे हम इंटरव्यू करेंगे और तमाम जो भी डेवलपमेंट हुए होंगे वो हम जानेंगे। एक आखिरी सवाल, देखिए जब सीएम फेस का चुनाव हो रहा था तो आपका नाम जो है बहुत ज़्यादा जो है सुर्खियों में था, मीडिया में चर्चा में बना हुआ था, लेकिन फिर से धामी जी को यहाँ पर मौका दे दिया गया है। कई सारी वजह उसकी रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी सक्षम और काबिल हैं, क्योंकि जिस तरह से आपका काम देखा है जनता ने भी, तो क्या आपको नहीं लगता था कि एक मौका आपको मिल सकता था या अगले सीएम आप हो सकते? देखिए, मैं 2 बातें कह रहे हैं इसमें आप लोगों को कि मीडिया क्या कहता है इस पे हम कभी जाते नहीं। हमारी पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व ने कोई चीज़ तय कर दी, हम सब उसको अक्षर से मानते हैं और उसको पालन करते हैं। हमारे धामी जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने 6 महीने बहुत अच्छा काम किया है। आज भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं, वो युवा हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को कि हम एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे और जवाबदेही सरकार देंगे। जहाँ तक नेतृत्व की बात है तो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और सामान्य कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमारी वैशिष्ट इसी पार्टी में है कि हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। और परिवारवाद जिन पार्टियों में है उनके हसरा आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे आप पूरे देश से जो है सफाया होता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की लगभग 18 प्रदेशों में सरकार है, कहीं सीधी अपनी सीधी सरकार है, कहीं जो है हमारी मिलीजुली सरकारें हैं। और आज पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और जब माननीय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे सब हम उनके साथ थे, जब माननीय तीरथ सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री बने तब हम सब उनके साथ थे, जब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने तो आज सब हम उनके साथ हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं। ठीक है, एक और सवाल, वो भी हालांकि आपसे विभाग से जुड़ा नहीं, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगी। भू कानून की उत्तराखंड की जनता मांग बार बार कर रही है कि होना चाहिए संशोधित भू कानून फिर से एक, तो क्या आपको भी लगता है कि ज़रूरत है उत्तराखंड? देखिए, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी सब लोगों से वार्तालाप कर रही है, सुझाव ले रही है। जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसके आगे बात की जाएगी। ठीक है, चलिए उत्तराखंड तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले 6 महीने बहुत ही अहम है, दोनों क्षेत्र में काफ़ी विकास वो करने वाले हैं। तो 6 महीने के बाद जानेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर हुए। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ, उत्तराखंड तक, देहरादून।